हेलो गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर होस्ट शफकत अमान समरो। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पे एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग पे। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो हम एक कल्चर बना लेते हैं, वैल्यूज़ का, नॉर्म्स का, जैसे घर में बना लेते हैं कि हम शेयर करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, फिर बाहर जाते हैं, फिर हमारे अब्बू होते हैं, अम्मी होते हैं, दादा होते हैं, वो हमें किस्से कहानियाँ बताते हैं। तो ये एक किस्म का बिलीफ होता है या एक किस्म की जो वैल्यूज़ आ जाती हैं ना हमारे यहाँ, तो सच बोलें, ये काम ना करें, ये काम करें, ये चीज़ें अच्छी होती है। तो ये बेसिकली एक कल्चर बन जाता है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी एक कल्चर बन जाता है। और दूसरी चीज़ है इथिकल डिसीजन मेकिंग। इथिकल डिसीजन मेकिंग मतलब कि आप जब डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं ना, आप सोच रहे हैं कि मुझे डिसीजन करना है ना, तो उसमें इथिकल बिहेवियर होना चाहिए। इथिकल हम उसे कहते हैं कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, सही क्या है, गलत क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और इथिकल डिसीजन मेकिंग, ये दोनों चीज़ें ऐसी होती है जो किसी कंपनी या किसी भी इन्वायरमेंट में जो होनी चाहिए। कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली आपको एक माइंडसेट बिल्डअप करवाता है। और दूसरा जो डिसीजन मेकिंग करते हैं ना आप, इथिकल डिसीजन मेकिंग, वो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से ही आपको एक मोटिवेशंस मिलती है, इन्फोर्समेंट मिले। घर में हम झूठ क्यों नहीं बोलते? क्योंकि हमें इतनी मोटिवेशन मिली हुई है, इतनी तरबियत मिली हुई है ताकि हम सच बोल सकें। सो ऐसे ही इन द ऑर्गेनाइजेशन हमें भी इथिकल डिसीजन मेकिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है क्या है, उन पे बात करेंगे तो आज। सबसे पहले जो पहली चीज़ है ना, वो होती है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के दो किस्म होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होता है डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले बात कर लेते हैं सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन पे कि सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है क्या। सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन आप ऐसे समझ लीजिए कि एक हेड ऑफिस होती है और वहीं से सारे डायरेक्ट फैसले आपको मिलते हैं, वहीं से पॉलिसीज़ बनती हैं, वहीं से प्लानिंग होती है, हर चीज़ वहीं से आपको हिदायत मिलती है, गाइडेंस मिलती है। मीन्स आप अगर मैनेजर है तो आपको कोई डिसीजन मेकिंग ऐसे आप नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस आपको परमिशन ना लेनी पड़े। डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट द अपर लेवल मैनेजमेंट। मतलब जो मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, एक अपर होता है, मिडिल होता है, लोअर होता है। अगर सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपर लेवल से सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं। उसमें हाई रिस्क इस वजह से होता है कि लेस स्किल्ड अगर एम्प्लॉयज़ है और हमें पता नहीं चल रहा है कि अगर हमारे बॉटम एम्प्लॉयज़ में कौन कौन से बंदे हैं, वो स्किल्ड है या नहीं है, और हम जो पॉलिसी बना रहे हैं वो इम्प्लीमेंट होगी क्या नहीं होगी। इसमें हाई रिस्क इंडस्ट्री, ये हाई रिस्क इंडस्ट्री में आती है सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली। और जिसमें थर्ड वन इज देयर कि इथिकल इश्यूज इस वजह से होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि जो ऊपर बैठे हुए बंदे हैं, लेट सपोज दैट कि मतलब जो पॉलिसी मेकर्स है, वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं नीचे वाले बंदों से जो बॉटम लाइन पे हैं। लेट सपोज दैट आप एक मिसाल ले लीजिए कि अगर यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के अगर वीसी ने कोई डिसीजन मेकिंग कर ली और उसने मतलब उसको पता नहीं कि नीचे स्टाफ कैसे मतलब सर्कुलेट कर रहा है या क्या कर रहा है। या आप दूसरा मिसाल ले लें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ले ले या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ले ले जो सेंट्रलाइज हो, लाइक चलो ठीक है, एक हम बर्गर कंपनी की का मिसाल ले लेते हैं। अगर उसको नहीं पता कि दादू में जो बर्गर है या शक्कर में जो बर्गर है, उन दोनों का एनवायरनमेंट चेंज है, तो और उन लोगों ने एक डिसीजन मेकिंग के लिए एक पॉलिसी बना ली जो सबके लिए एक है। तो ऑन दैट टाइम आपको कम्युनिकेशन पहले तो प्रॉपरली कर लेनी चाहिए कि आइदर ये जो हमने पॉलिसी बनाई है, आइदर ये इम्प्लीमेंट हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती तो मतलब उसको डिसीजन मेकिंग करने का एक कम्युनिकेशन वे होना चाहिए। देन फिर ऐसा होता है कि फिर इसमें ब्लेमिंग होती है कि हम ब्लेम करते हैं कि ऊपर जो है वो समझ नहीं रहे हमको, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो फेल्यूर के रिस्पॉन्सिबल है। ऑन दैट टाइम अनएथिकल डिसीजन पैदा होते हैं। हम जो डिसीजंस लेते हैं ना, फिर हम वो अपने गोल पे, अपने मफाद पे ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मफाद पे नहीं लेते। तो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन का एक ये नुकसान होता है कि आप जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो थोड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं होती अपर लेवल तक, समझो। क्योंकि तो ये मतलब लेवल होते हैं ना, तो इस वजह से कि बॉटम वाले जो बंदे होते हैं वो जो काम कर रहे हैं उनको मतलब अंडरस्टैंड करना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। एंड मतलब फिर वो ब्लेमिंग होती है, फिर वो कहते हैं कि हम अगर फेलियर हो गए तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, पॉलिसी मेकर्स वाले रिस्पॉन्सिबल है। पॉलिसी मेकर्स वाले कहते हैं कि टॉप लेवल कहती है कि हमने तो पॉलिसी अच्छी बना ली, नीचे वालों ने इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से नहीं की।
तो ये फिर इथिकल इश्यूज हो जाते हैं, या नीचे वाले बंदे जो हैं वो अनइथिकल बिहेवियर परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, पॉलिसी को सही तरह से नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में ये इथिकल इश्यूज क्रिएट होते हैं। देन हम डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर लेते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना राइट नाउ, कि ये चेन ऑफ कमांड जो है ना उनके पास होता है, कि मतलब जो अगर ब्रांच मैनेजर है एक बैंक का, तो वो डिसीजन मेकिंग कर सकता है। अगर किसी फ्रेंचाइज का मैनेजर है तो वो अपने लेवल पे डिसीजंस करता है, मीन्स उसको अथॉरिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग करे। इसमें क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग होती है वो डेलीगेटेड की जाती है हर एक ब्रांच मैनेजर को, जो अगर वहाँ पे बैठा। अगर सपोज करें कि मैंने जो पॉलिसी बनाई वो हैदराबाद के लिए तो अच्छी है लेकिन सखर के लिए अच्छी नहीं है, तो उसका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कहेगा कि ये जो है ना ये मैं डिसीजन नहीं लूँगा। लेकिन हैदराबाद वाले ने तो ले लिया एक डिसीजन, सपोज लोन का डिसीजन है, या अगर आप होम फाइनेंसिंग कर रहे हैं तो सखर साइड अगर जाएं तो शायद वो मैनेजर कहे कि यहाँ पे शायद ये जो पैकेज है ना होम फाइनेंसिंग का, या होम फाइनेंसिंग का जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे इतना सेल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लोग होम फाइनेंसिंग नहीं के लिए नहीं आ रहे। लेकिन हैदराबाद चले जाएं वहाँ पर लोग होम फाइनेंसिंग के लिए आए, तो वो मतलब आपको देखना पड़ता है कि यहाँ आपको अथॉरिटी देनी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ना, वो इनफॉर्मल तो होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो इतनी सेंसिटिव होती है और एडाप्टेबल होती है कि वो बाहरी जो चेंजिंग आती है ना इन्वायरमेंट में वो अडाप्ट कर लेती है, क्योंकि इसके पास अब डिसीजन मेकिंग का पावर है। इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली इन्वायरमेंट आ रहा है, और आपका अपर लेवल जो है वो इतना सोच नहीं रहा, या सोच भी रहा है डिसीजन मेकिंग में टाइम ले रहा है, तो ब्रांच मैनेजर ने अगर डिसीजन ले लिया दैट्स गुड कि इन्वायरमेंट में इसने अडॉप्ट की चेंज, उसको एक अथॉरिटी है कि वो डिसीजन मेकिंग ले ले। इसमें क्या होता है कि फिर वो एम्पावर्ड भी रहता है, एम्पावर्ड रहता है कि मुझे मतलब मैं एम्पावर्ड हूँ कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने इतना मतलब हिम्मत दी है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ। फिर वहाँ पर जो है ना इथिकल प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ वो होती हैं लेकिन इतनी फॉर्मलाइज नहीं होती, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ अगर हमने ये पॉलिसी बना ली ना तो क्या पता कहाँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, तो वहाँ पे जो ये प्रोग्राम्स होते हैं ना वो लेस फॉर्मलाइज होते हैं। सो हियर वी गो, कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर पे हम बात कर लेते हैं। हम घर के कल्चर पे बात करें। कल्चर बेसिकली नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, बिलीफ होते हैं। किसी भी कहीं पे भी अगर आप कल्चर की बात करेंगे ना तो वहाँ की वो ट्रेडिशंस होती हैं, उसके गोल्स होते हैं, उसके नॉर्म्स होते हैं, उसके वैल्यूज़ होते हैं, उसके हम कल्चर कहते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर में क्या होता है कि डिफरेंट एम्प्लॉयज़ आते हैं, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई सिंधी है, कोई पंजाबी है, या कोई पश्तून है, तो डिफरेंट वैल्यूज़ आते हैं। फिर वो डिफरेंट बिलीव्स के साथ आते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, उनके नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, उनकी सेरेमनीज डिफरेंट, उनके ट्रेडिशन डिफरेंट होते हैं, और उनके माइट भी इनडायरेक्ट गोल भी डिफरेंट हो। तो वो सारे आके एम्प्लॉयज़ आके शेयरिंग करते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो सारा जो मिल बार के जो शेयरिंग होती है ना उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर या कॉर्पोरेट कल्चर का अवसर है। उसमें कंपनी की हिस्ट्री बात है कि कंपनी ने ये चीज़ें अचीव की है फ्यूचर पास्ट में, तो ये भी आपका कल्चर हो गया। तो यहाँ पे हमें अचीवर्स चाहिए, और कुछ चीज़ें होती है अनरिटन रूल्स होते हैं, वो भी पार्ट होते हैं। मतलब इस मैनेजर ने ये काम किया था, इवन वो पॉलिसी में नहीं था, लेकिन उसने ये जो डिसीजन लिया था उससे कंपनी को ये फ़ायदा हुआ। इस मैनेजर ने ये एथिकल डिसीजन लिए थे, या ये क्वालिटी के लिए चेंजेस लाए थे। इवन वो रूल में लिखे हुए नहीं है कि वो आप कर सकते या नहीं कर सकते, लेकिन उसने किए और एक नई चेंजिंग लाए और एक नया क्या कहें कि कल्चर बना दिया। तो ये सारी चीज़ें कंपनी की तारीख कह लें, बिलीव्स कह लें, नॉर्म्स के लिए, आपके अनरिटन रूल्स के लिए, या रूल्स के लिए, या पॉलिसीज़ के लिए। समटाइम जो कोटेशंस होती है ना वो भी मतलब एक इफेक्ट पैदा करती हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बनाने के लिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन फेल्यूर्स या कल्चर में मतलब आपको एनी हाउ मॉनिटर करना पड़ता है, कि मॉनिटर के बगैर ऐसे होता है कि अनइथिकल बिहेवियर पैदा हो जाता है। अगर आपने देखा एक कल्चर बन गया झूठ का, ब्राइब्स का, किकबैक्स का, कि सेल्स के बंदे जो है ना वो ऑलमोस्ट ब्राइब तो देते हैं। ये अगर इन्वायरमेंट बन गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेल्स टीम के अंदर, उसने देखा कि इस बंदे ने ब्राइब दे के अपनी सेल्स बढ़ा ली, इस प्रोडक्ट सेल कर लिए, डिस्काउंटेड दिए। अगर कंपनी के पास कंपनी को नहीं देने, कंपनी का रूल था कि उसको डिस्काउंट नहीं देते,
लेकिन इसने दे दिया, इसने अनएथिकल बिहेवियर परफॉर्म किया, आपने मॉनिटर नहीं किया, तो वो बेसिकली एक कल्चर में आ जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर आपका हर एक सेल्स का बंदा हो वो ऐसे परफॉर्मेंस करेगा। लेट्स सपोज अगर आप मार्केटिंग में हैं, तो आपने देखा कि एजेंसी का बंदा है, उसने अगर बिल्स में या फाइनेंस के बंदे ने कोटेशन में कोई इश्यूज कर दिया जो नज़र नहीं आया, तो बाकियों ने देखा कि यार ऐसे हो सकता है, कोई इशू नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है। तो जो होता है तो वो कल्चर बनता है, और कल्चर बनता है तो अनइथिकल बिहेवियर क्रिएट होता है, और अगर अनइथिकल बिहेवियर क्रिएट हुआ तो कास्ट बढ़ेगी। ब्राइब्स फ्री में नहीं देते, डिस्काउंटेड फ्री में नहीं जाते, वो कास्ट इंक्रीज करते हैं। नो डाउट आपकी सेल बढ़ रही है, लेकिन कास्ट के साथ। अगर आपका एथिकल बिहेवियर हो तो वो कास्ट डिडक्ट भी होती है। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को लाजमी होना चाहिए कि वो मॉनिटर करे, ताकि ये जो ये कास्ट है ये बढ़ रहे है, ये जो अनइथिकल मतलब अगर कल्चर ऐसा बना तो अनइथिकल बिहेवियर भी हो सकता है। सो कॉर्पोरेट कल्चर जो है ना, वही मेजर रीज़न है आपके इथिकल डिसीजन मेकिंग का। अगर ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा बिहेवियर है, अच्छा कल्चर है, तो नो डाउट कितना भी बंदा कितना भी कैसे भी हो ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, खुद ब खुद निखर जाएगा, खुद ब खुद उसमें क्या कहेंगे कि मतलब परफॉर्मेंस आ जाएगी, वो खुद ब खुद ऐसे कहेंगे परफ्यूम वाला हो जाएगा बंदे में, मतलब ऐसी कहा जाए कि वो खिल उठेगा अगर ऐसा बिहेवियर हो तो। देन इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है लीडरशिप की। जो लीडर होते हैं ना, वही क्रिएट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, वही बताते हैं कि हमने ये किया, हमें ये किया, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। वो मोटिवेट करते हैं, वो रूल्स बताते हैं, वो पॉलिसीज बताते हैं, वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू अचीव द गोल्स। उनका मेजर मोटिव ये होता है कि वो सबको साथ लेके चलें गोल तक। वो खुद नहीं चलते, सबको साथ लेके चलते हैं ताकि सबको गोल में चले। वो जो ना की इन्फ्लुएंस क्या क्या है कि चेंज एजेंट होते हैं कॉर्पोरेट कल्चर्स में, और वो इथिकल पोस्चर पे बताते हैं, क्योंकि वो कभी इथिकल अनइथिकल परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। सो मतलब आपका ब्रांड मैनेजर हो गया, आपका लेट्स सपोज डायरेक्टर फाइनेंस हो गया, डायरेक्टर एचआर का, दे आर वेरी मच गुड, दे आर वेरी मच इथिकल। वो हमेशा अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको कहेंगे गो गुड जॉब बॉय। अगर आपने गलत काम किया तो उस पर आपको पनिशमेंट भी देंगे। पनिशमेंट इस वजह से देंगे ताकि कॉर्पोरेट कल्चर में ये क्रिएट हो कि अगर आपने गलत काम किया तो आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। इससे क्या होता है कि इससे बेसिकली वो बंदे जो इन्फोर्स्ड होते हैं गलत काम करें, उनको पता चल जाता है कि अगर हमने किया तो हम अपनी जॉब से भी हाथ धो बैठेंगे। सो रोल ऑफ द लीडरशिप इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट to achieve the goals, to make the environment very better, to create organizational culture in which way that you have to perform the ethical actions. So leadership बहुत बड़ी important है। Then आ जाते हैं 4 dimensions of leaders behavior related to rewards and punishment। हाँ, तो dimensions होते हैं ना कि मतलब लीडर कैसे बिहेव करे। एक लीडर्स ऐसे होते हैं, अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो हम आपको इनाम देंगे, हम आपको बोनसेस देंगे। तो उनका बिहेवियर अच्छा होता है कि मतलब यार लेट्स सपोज शफकत भाई तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू यार, गुड जॉब। तो इसमें मतलब पावर आ जाती है, यार आई हैव टू डू समथिंग। यहाँ पर मतलब एक्नॉलेजमेंट होती है। और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब आपको पनिशमेंट भी दी, वो पनिशमेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ होती है कि मतलब विद इन दी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर किसी ने अनएथिकल बिहेवियर परफॉर्म भी कर लिया तो उसको पनिशमेंट मिलना लाजमी है, ताकि आगे दूसरे भी समझे कि इस एक्शन से पनिशमेंट मिलती है, वो लर्न करेंगे, लर्न फ्रॉम अदर मिस्टेक्स। सो ये होनी चाहिए। हाँ, बाकी जो कुछ ऐसे भी होते हैं कि आप परफॉर्मेंस करें ना करें, आपको कोई इनाम नहीं, कोई सज़ा नहीं, गलत काम करो। मोस्टली ये गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा होता है। परफॉर्मेंस नहीं होती तो कोई रिवार्ड भी नहीं होता, इवन परफॉर्मेंस हो तो भी रिवार्ड नहीं होता, परफॉर्मेंस ना हो तो भी रिवार्ड नहीं होता। इवन गलत भी काम कर लें, एब्सेंट भी लगा लें, तब भी कोई पनिशमेंट नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। सो मतलब आजकल तो एनवायरनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है, काफ़ी इंप्रूवमेंट भी आ रही है, अभी पनिशमेंट भी बिहेवियर आ रहा है, अभी आस्ते आस्ते जो है ना वो चेंजिंग आ रही है, लेकिन मोस्टली ये होता है। सो दिस इज़ द रोल 4 डायमेंशन ऑफ लीडर बिहेवियर रिलेटेड टू रिवार्ड एंड परफॉर्मेंस। देन रोल ऑफ मोटिवेशन पे बात करते हैं। ऑब्वियसली मोटिवेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट होती है। मोटिवेशंस क्या होती है पहले इस पे बात करते हैं। मोटिवेशन एक किस्म की फोर्स होती है कि मतलब फोर्स बाय फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, बोनसेस होती है, कहीं पैकेज लगा दिया बाहर घूमने के लिए, जब आप इस वजह से लगा दिया था क्योंकि आपने कोई गोल अचीव किया है, आपने कोई अच्छा काम किया है कंपनी के लिए।
तो रोल ऑफ मोटिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट था। फिर नेक्स्ट टाइम हम और जान लगा देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम और जान लगाने, क्योंकि हमें पता है कि मोटिवेशन से कुछ मिलेगा, कोई चीज़ होगी मेरी अंडरस्टैंड, मतलब जो मेरी नीड पूरी करेगी, जो मेरी नीड को सेटिस्फाई करेगी। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि आपका गोल अचीव आ जाए लेकिन आपने कोई अनइथिकल बिहेवियर कर दिया। लेट्स सपोज सेल्स में मोस्टली ऐसे ही होता है कि आपने कोई ब्राइब दे दी और एंड आपने सेल्स तो इंक्रीज कर ली लेकिन बिहेवियर तो अनइथिकल था। समटाइम्स कट लगा लेते हैं। तो ये जो अनइथिकल बिहेवियर्स होते हैं इससे नो डाउट सेल्स तो बढ़ती है, लेकिन ये जो ना मतलब अनइथिकल बिहेवियर हो जाता है। तो ऑन दैट टाइम वो जो मोटिवेशंस होती है ना, वो जो रिवार्ड्स हैं, फिर वो पनिशमेंट में कन्वर्ट होता है। सो रोल ऑफ मोटिवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप लाजमी नहीं है कि टारगेट अचीव हुआ तो ही बोनस दे। अगर किसी ने इथिकल बिहेवियर परफॉर्मेंस दी है और वो हमेशा इथिकली काम करता आ रहा है तो आप उसको भी मतलब रिवार्ड दें, ताकि वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन में पता चले कि मतलब ये चीज़ है कि मतलब अगर आपने अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको रिवार्ड जरूर मिलेगा। देन रोल ऑफ पावर्स, हाँ ये चीज़ें हैं कि हम जो है ना वो असरअंदाज होते हैं पावर्स के ऊपर। ये जो अनइथिकल डिसीजन मेकिंग होती है ना, ये पावर्स की वजह से ही होती है बेसिकली, कि हमें पता चलता है कि यार किस किस के पास कौन कौन सा पावर है, इस वजह से मतलब हम थोड़े बहुत इथिकल या अनइथिकल हो जाते हैं। लेट्स सपोज रिवार्ड पावर होता है, अगर आपके मैनेजर के पास या एचआर के पास, अगर मैं आपके मैनेजर के पास पता है कि वो उसके पास परफॉर्मेंस है वो मुझे रिवार्ड पावर मिलेगा, या ये एचआर मैनेजर है इसके पास है ये मुझे रिवार्ड देगा, या मेरा डायरेक्टर है ये रिवार्ड दे सकता है, मुझे प्रमोशन मिल सकती है, तो ऑन डेट टाइम हम उनके लिए कुछ काम करेंगे, उनके लिए सोचेंगे। रिवार्ड पावर्स मतलब जिस बंदे के पास होता है हम मतलब उसके बेस पे ही काम करते हैं, वो हमें इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो कहेगा कि आप ये करें तो आप वो कर लेंगे। अगर वो ऐसे भी कर, समटाइम्स ऐसे होता है कि यार मतलब आपके मैनेजर कह रहा है कि आप मतलब मैनेजर नहीं, इवन आपका समटाइम ऐसे मतलब गूगल्स में होता है, गूगल कंपनी है वो, उसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी अपने सबॉर्डिनेट से सपोर्ट कर ली और उसने कहा कि इसने मुझसे हेल्प मांगी तो वो कंपनी आपको रिवार्ड देगी। तो ये रिवार्ड पावर आपके दोस्त के पास भी था। तो समटाइम आप किसी दोस्त को मतलब नुकसान नहीं पहुंचा सकते जस्ट इस बिकॉज के उसके पास रिवार्ड पावर है। समटाइम आप अपने मैनेजर को नहीं कह सकते जस्ट बिकॉज कि उसके पास है रिवार्ड पावर। देन कोरेसिव पावर होता है कि मतलब कोई भी आपको फोर्स करता है, जो आपका सुपरवाइजर होता है या क्या कहेंगे मैनेजर होता है, वो आपको फोर्स करते हैं, उनके पास फोर्स पावर होता है। तो ऑन दैट टाइम आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते या उनके फोर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। देन लेजिटिमेट पावर होता है कि लीगल पावर किसी के पास होता है कुछ करने का। देन एक्सपर्ट पावर होता है। देन रिफरेंट पावर होता है। रिफरेंट पावर कहा जाए कि आपको कोई रिफ़र कर ले किसी जॉब के लिए, या मोस्टली घर में होता है कि भाई इसको लेके जाएं, इसको काम करवाएं। तो ये रिफरेंट पावर होते हैं जिस वजह से हमें मतलब हम इन्फ्लुएंस होते हैं, हमें असरअंदाज किया जाता है आदर एथिकल बिहेवियर के लिए या अनइथिकल बिहेवियर, मतलब ये चीज़ें होती है इन द ऑर्गेनाइजेशंस में। आपको ये भी देखना चाहिए तो डेलीगेशन ऑफ पावर या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की वजह से जो पावर्स इंक्रीज हो रही हैं वो उससे कहीं ऐसा ना हो कि वो अनइथिकल डिसीजन मेकिंग हो जाए। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, के ग्रुप जो है ना वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कैसे होता है कि अब चलो ठीक है, फार्मर ग्रुप से कमेटीज बनी हुई है, समझो कि ये फाइनेंस की कमेटी बनी हुई है, एचआर वाले बंदे वो अपनी कमेटी लेके आ रहे हैं, मतलब कमेटीज़ बनी हुई होती है, वो फार्मल ग्रुप्स होते हैं। फिर वर्क ग्रुप होते हैं, टीम्स होती हैं, क्वालिटी सर्कल्स होते हैं, ये डिफरेंट फार्मल ग्रुप्स होते हैं। आप प्रोजेक्ट में चले जाएँ, आपके प्रोजेक्ट में 7-8 बंदे हैं, तो ये जो है ना ये भी मतलब आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। आप अपने कलीग्स के बारे में नहीं बता सकते कि यार ये काम नहीं कर रहा, ये टीम वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस चलो ठीक है आपने बता दिया कि ये काम नहीं कर रहा, तो मैनेजर ये भी कह सकता है कि भाई टीम वर्क तो कर बना लो, टीम में तो काम कर लो। तो एट दैट टाइम आपको ये भी मतलब इन्फ्लुएंस करता है, ग्रुप्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। क्वालिटी सर्किल क्या होता है कि कभी कोई प्रोडक्शन में या किसी क्वालिटी में इशू आ गया तो ये बंदे क्या करते हैं, ये सर्च द प्रॉब्लम करते हैं, डायग्नोज करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर देखते हैं कि इम्प्लीमेंट सही हुआ कि नहीं हुआ, उसका इम्पेक्ट आया है कि नहीं आया। ये क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, इसमें सप्लाई चेन का बंदा होता है, प्रोडक्शन का बंदा हो जाता है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है, इवन आपका कहें मार्केटिंग का बंदा भी हो सकता है, फाइनेंस का बंदा हो सकता है, एचआर का, मतलब ये क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। वही बैठते हैं, वही इस पर मतलब क्वालिटी सर्कल्स बनाते हैं।
और इनफॉर्मल सर्कल्स, आप ऐसे कहें कि इनफॉर्मल सर्कल में आपके कलीग्स हो गए, आपके सेल्स की टीम हो गई, समझे। इनफॉर्मल में मतलब जो आपके दोस्त हैं वो मतलब समटाइम गपशप लगा रहे, समटाइम सुट्टा लगा लिया और कहा कि भाई ये नहीं करना, ये करना, ये होता है, ये नहीं होता, ये होता है। इवन मतलब कैटलॉग में कुछ और लिखा हुआ वो, ऑर्गेनाइजेशंस की बुकलेट में कुछ और लिखा हो, पॉलिसीज़ में कुछ और लिखा हो, लेकिन ये इनफॉर्मल ग्रुप्स आपको बताते हैं कि नहीं भाई दोस्त ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा करोगे तो कहाँ टिक पाओगे। इंडस्ट्री में समटाइम्स ऐसे भी चलना पड़ता, तो ये भी इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं। देन वर्क ग्रुप इन्फ्लुएंस ऑन एथिकल डिसीजन मेकिंग, या ऑब्वियसली जिसके साथ आप काम कर रहे हैं वो तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा ना, तो आपका दोस्त। तो ये उसके बिलीव्स होते हैं, देखते हैं कि यार ये प्रमोशन इसने कैसे हासिल कर ली, शायद गलत तरीके से हासिल नहीं किया, अगर इसने हासिल किया तो मैं भी हासिल करता। तो ये भी चीज़ होती है कि आपको देखना पड़ता है कि जो रोज़मर्रा में आपका जो दोस्त है वो काम कर रहा है, उसका आपके डिसीजन मेकिंग में कितना इन्फ्लुएंस है, और वो एथिकल डिसीजन मेकिंग में आपके साथ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स में आती हैं कि वो बेसिकली बंदों में ऐसी ऐसी ट्रेनिंग्स करवा लेती हैं, ऐसे वैल्यूज़ डाल देते हैं रोज़ मतलब आपने कहीं दीवार पे हदीस लगा ली, या ऐसे सुन्नत नबी के मतलब कुछ वर्स लिख लिए कि भाई झूठ बोलना हराम है, को मतलब कोई देखे या नहीं देखे अल्लाह तो देख रहा है। तो ये सब ऐसी चीज़ें मतलब अगर आपने लगा ली तो वो कल्चर में क्रिएट हो जाती हैं। फिर आपके दोस्त या डेली वर्कर्स है वो भी उसके साथ एथिकल डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, और वो फिर आपको पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, होप सो यू गॉट दिस वीडियो के मतलब आपने लर्न किया होगा अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, अबाउट एथिकल डिसीजन मेकिंग। हम इस पे अभी मैंने ये वीडियो इस वजह से मैंने बनाई है कि मतलब हमारे यहाँ सोसाइटी में एथिकल डिसीजन मेकिंग की बहुत बड़ी कमी होती है, रोल ऑफ लीडरशिप नहीं होती, घरों में नहीं होती। हम आए दिन मतलब बिना पैसों से ट्रेन में घुस गए, छुप छुप के घुस गए। तो एथिकल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, बीइंग एन प्रोफेशनल पर्सन, बीइंग एन गुड सिटीजन। अगेन इवन आपको जो है ना वो मतलब एथिकल डिसीजन अगर आप में आ गई तो सोसाइटी भी मतलब में आप अच्छा कंट्रीब्यूट करें। ये भी एक कहते हैं कि अब कॉर्पोरेट कल्चर का एक और सोसाइटी कल्चर या सोसाइटी कह रहे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आते हैं। सो होप सो यू गॉट इट। सो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।